फिल्म आरआरआर मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ऑस्कर मिलने पर फिल्म इंडस्ट्री के चंद लोगों को छोड़कर तमाम लोग खुश हैं। अब वैसे इस नाराजगी की वजह है ऑस्कर के मंच पर ओरिजिनल कास्ट की बजाय दूसरे आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस। ये सभी कलाकार भारत के नहीं थे। फिल्म के सॉन्ग में प्रिंसिपल डांसर जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा थे, जबकि ऑस्कर के मंच पर प्रिंसिपल डांसर में कैनेडियन डांसर बिली और अमेरिकन डांसर जेसन ग्लूवर थे। बता दें कि इसी बात से कई लोग खफा है। दरअसल सॉन्ग की थीम ब्रिटिश शासन के खिलाफ थी, जबकि ऑस्कर में डांस प्रेजेंट करने के लिए किसी एशियन को नहीं चुना गया, जिसके बाद लोगों का तर्क है कि ये सॉन्ग थीम के खिलाफ है। फिल्म में ये गाना ब्रिटिशर्स के साथ राजू और भीम की एक डांस बैटल थी। ऑस्कर के मंच पर नाटू नाटू की परफॉर्मेंस को दीपिका पादुकोण ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसे राहुल सिप्लीगुंज और काल भैरवा ने गाया था, जिसके बाद अब ये एक ग्लोबल ट्रैक बन चुका है। लेकिन डांस करने वालों में एक भी साउथ एशियन डांसर नहीं दिखाई दिया। इस बीच अमेरिकन डांसर लॉरेन जरूर नजर आई, जो भारत के लिए थोड़ा बहुत जानी पहचानी चेहरा है। इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद अमेरिका में रहने वाली साउथ एशियन कम्युनिटी ने नाराजगी जाहिर की है। यूएस बेस्ड डांसर जोया नंदी काजी ने इस बारे में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी लिखा है। उन्होंने लिखा कि ऑस्कर भी नाटू नाटू का परफॉर्म होना हम सबके लिए गर्व का विषय था, लेकिन अब हम ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिस गाने के बोल हैं कि देसी डांस से बेहतर कोई डांस नहीं होता, उस पर दो गोरों ने डांस किया है। वो दोनों शानदार थे, लेकिन इसके लिए हम में से एक को क्यों नहीं चुना गया? ये किसी तंज से कम नहीं है। बाकी इस मामले में ऑस्कर प्रोड्यूसर राज कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा कि ओरिजिनल प्लान रामचरण और जूनियर एनटीआर से ही परफॉर्म कराने का था। ये डांस आरआरआर के ही कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित के ही सुपरविजन में होना था, लेकिन फिर ये जानकारी दी गई कि रामचरण और जूनियर एनटीआर फंक्शन में जरूर शामिल होंगे, लेकिन वो लाइव परफॉर्म करने में कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए नए बदलावों के लिए हमारे पास समय कम था और कमिटमेंट पूरे करने थे, और इसी वजह से ये फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।
बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कौन नहीं जानता, लेकिन हाल ही में उनके दरबार में एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। बता दें कि शनिवार को बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक दिव्य दरबार सजाया गया। इस दरबार में लाखों की संख्या में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी उन्हें सुनने पहुंचे थे। लेकिन शनिवार शाम 5:30 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और रात 9 बजे तक कार्यक्रम खत्म हुआ। एक ओर जहां लोग कार्यक्रम स्थल से अपने घर की ओर निकल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लगभग 50 से 60 लोगों का एक समूह मीरा रोड पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। अब जो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, उनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। इन महिलाओं का आरोप था कि कार्यक्रम के दौरान उनके गले से मंगलसूत्र के अलावा गले से सोने की चेन भी चोरी कर ली गई। स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 36 महिलाओं ने मंगलसूत्र और गले की चेन चोरी होने की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। पुलिस थाने पहुंची महिलाएं काफी परेशान भी नजर आई। बाकी इन महिलाओं द्वारा दिए गए जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सोने के गहनों की कुल कीमत 4,87,000 रुपए आंकी है। महिलाओं की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब आगे जांच की जा रही है। आपको बता दें कि मीरा रोड में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 2 दिनों का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन इसी कार्यक्रम के दौरान ये एक बड़ी चोरी की घटना घटित होना अपने आप में सुरक्षा में सेंध है और कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने दावा तो किया है, लेकिन अब आगे क्या कुछ और कैसी कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर होती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ जिले में 4 अरब डॉलर यानी करीब 34,000 करोड़ कोल टू पॉलिनिवल क्लोराइड प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया है। समूह ने ऐसा फैसला अपने संचालन को मजबूत करने और निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के मद्देनजर लिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अडानी ग्रुप रिकवरी कर रहा है, लेकिन फिर भी नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 2021 में गुजरात के कच्छ जिले में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APZ की जमीन पर ग्रीनफील्ड कोल टू PVC प्लांट स्थापित करने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मुंद्रा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड को शामिल किया था। हिंडनबर्ग रिसर्च की 24 जनवरी को रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद से अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में 140 बिलियन डॉलर की कमी आई है। समूह रिकवरी करने के लिए हर संभव प्रयास में है। इसी के मद्देनजर गुजरात के मुंद्रा में इस परियोजना को रोक दिया गया है। अडानी समूह को लेकर वापसी की रणनीति कर्ज चुकाकर निवेशकों का भरोसा जीतने की है। ये रणनीति संचालन को मजबूत करने और आरोपों के खिलाफ निवेशकों की चिंताओं को दूर करने पर आधारित है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को खंडित किया है। अडानी ग्रुप कैश फ्लो और फाइनेंस के आधार पर परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। परियोजनाओं में से समूह ने फिलहाल 1 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीन PVC परियोजना का पीछा नहीं करने का फैसला लिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।
वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस का शिकंजा कसता ही जा रहा है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके 6 साथियों को गिरफ्तार किया है। 3 गाड़ियों के काफिले में जा रहे अमृतपाल सिंह पर यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान पुलिस ने 2 गाड़ियों को तो पकड़ दिया, लेकिन अमृतपाल सिंह तीसरी गाड़ी में से भागने में कामयाब रहा। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ हेट स्पीच समेत 3 मामले दर्ज किए हैं, जिसको लेकर पुलिस ने यह कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा लगातार अमृतपाल सिंह का पीछा किया जा रहा है। कभी भी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की जा सकती है। भारी पुलिस फोर्स सुबह से अमृतपाल सिंह के काफिले का पीछा कर रही थी। वहीं जब काफिला महतपुर के पास पहुंचा तो पुलिस ने उसे घेर लिया और 2 गाड़ियों में सवार उसके 6 साथियों को हिरासत में ले लिया। हालांकि अमृतपाल सिंह अपनी मर्सिडीज कार से फरार हो गया। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के साथियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह के साथी गुरिंदर सिंह पर पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही कार्रवाई की थी। गुरिंदर सिंह जब देश छोड़कर भागने की फिराक में था, तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके पहले उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था। गुरु रामदास एयरपोर्ट से गुरिंदर सिंह लंदन भागने की फिराक में था। पंजाब पुलिस द्वारा अमृतपाल सिंह के साथियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पहले ही उसके 9 साथियों के हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। उन्हें कहा गया था कि जो हथियारों के लाइसेंस उन्हें दिए गए हैं वो आत्मरक्षा के लिए दिए गए थे, न कि किसी की पर्सनल सुरक्षा के लिए। उनतीस साल का अमृतपाल सिंह खालसा दुबई में परिवार का ट्रांसपोर्ट कारोबार देख रहा था। किसान आंदोलन के दौरान वो पंजाब किसानों को समर्थन देने के लिए आया। फिर अचानक उसे पंजाब के नशे में होने का एहसास हुआ और फिर उसका धार्मिक अवतार हुआ। उसने खुद को जनरैल सिंह भिंडरावाले का अवतार घोषित कर दिया। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उसकी 10 से ज्यादा नफरत फैलाने वाले भाषणों को संकलित किया है, जिसमें वो खालिस्तान की मांग करते हुए दिख रहा है। उसकी सक्रियता पिछले 4-5 महीनों से ज्यादा है। उसके समर्थक हथियार लहराते हुए दिखते हैं। सोशल मीडिया पर अमृतपाल बहुत जबरदस्त ढंग से छाया हुआ है। वो नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्रों पर जाता है। वो एक धार्मिक लीडर के तौर पर स्थापित हो गया है। गांव में उसकी पकड़ बढ़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।
में अपनी सैन्य पहुंच को बढ़ाने के लिए भारत ने अपनी नीतियों पर कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अफ्रीका में चीन के सामरिक प्रभाव को कम करने की दिशा में पहल के तौर पर भारतीय सेना महाराष्ट्र के पुणे में इसी महीने अफ्रीकी देशों के साथ सैन्य अभ्यास करेगी। इसी के साथ अफ्रीकी देशों के सेनाध्यक्षों के एक कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जाएगा। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 अफ्रीकी देशों के साथ 10 दिनों की एफिंडेक्स अभ्यास इसी महीने 21 मार्च को शुरू होगा। इस सैन्य अभ्यास में यूथोपिया, घाना, केन्या, लेसोथो, नाइजर, सेशल्स, तंजानिया, युगांडा और जाम्बिया हिस्सा लेंगे। सेना की ओर से बताया गया है कि 11 अन्य अफ्रीकी देश इस सैन्य अभ्यास में अपने पर्यवेक्षकों को भेजेंगे। इन देशों में कांगो, इजिप्ट, नाइजीरिया, रवांडा, जिम्बाब्वे, कैमरून और मोरक्को शामिल हैं। 2019 के बाद भारत और अफ्रीकी देशों के बीच ये दूसरा सैन्य अभ्यास होने वाला है। जानकारी के मुताबिक सैन्य अभ्यास के साथ ही पहली अफ्रीकी देशों के सेनाध्यक्षों की कॉन्क्लेव भी पुणे में 28 मार्च को होगी। भारतीय सेना की ओर से जानकारी दी गई है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुणे में होने वाली सेनाध्यक्षों की कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे, जिसमें 10 अफ्रीकी देशों के सेनाध्यक्षों ने पहले ही हामी भर दी है और 12 देशों की ओर से उनके प्रतिनिधियों को भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे इस कॉन्क्लेव की मेजबानी करेंगे। भारत के पास चीन जैसे आर्थिक और सैन्य साधन नहीं है। इसके बावजूद नई दिल्ली को अफ्रीकी देशों के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर भरोसा है। कहा जा रहा है कि सैन्य अभ्यास और सेनाध्यक्षों की कॉन्क्लेव से भारत को अफ्रीकी देशों में अपनी पकड़ और मजबूत करने का मौका मिलेगा। बताना जरूरी है कि अधिकांश अफ्रीकी देश पहले से ही चीन के कर्ज जाल में फंसे हुए हैं। इस स्थिति में भारत के लिए उनसे संबंध मजबूत करना रणनीतिक और सामरिक तौर पर देश को चीन पर बढ़त बनाने का मौका देगा। भारत अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन लखनऊ में 2020 के दौरान हुए डिफेंस एक्सपो से इतर हुआ था। वहीं पिछले साल गुजरात के गांधीनगर में हुए डी एक्सपो में भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता हुई थी। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक बीते 3 सालों में अफ्रीकी देशों में पहुंच बनाना काफी मुश्किल रहा है। आगामी अभ्यास और कॉन्क्लेव भारत अफ्रीका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई पहल के तौर पर आधारित होंगे, जिसका उद्देश्य सहयोग के जरिए अफ्रीकी सेनाओं की क्षमता में वृद्धि करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।
बिहार के बांका जिले में अपने बीवी को ससुराल लेने के लिए जाना एक दामाद के लिए भारी पड़ गया। इसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। बिहार के बांका जिले के सदर थाना के अंतर्गत छत्रपाल पंचायत के आदिवासी बाहुल्य गांव खिड़कीतरी में एक बेटी की शादी के बाद बिगड़े रिश्ते को लेकर जबरन पत्नी को ले जाने आए दामाद की हत्या कर दी गई। आरोप है कि ससुराल वालों द्वारा तेज धार हथियार से गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना में मृतक दामाद के ससुर समेत 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। कई महीने बाद पति अपने दोस्तों के साथ जबरन पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था, तभी झड़प हो गई। ससुराल वालों का कहना है कि देर रात अचानक आने से उन्होंने दामाद को चोर समझा और हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि खिड़कीतरी ग्राम निवासी जीतू सोरेन की बेटी सरिता सोरेन की शादी दुमका के 12 पलासी के महेशपुर में सिलित मुर्मू के साथ हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद से ही उसके शराबी होने को लेकर रिश्ते में खटास आने के साथ उसके साथ बराबर मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाने लगा। इसके बाद पीड़िता सरिता सोरेन परेशान होकर अपने पिता के घर आ गई। करीब 6 महीने के बाद जब उसका पति सिलित अपने कुछ दोस्तों के साथ जबरन उसे लेने ससुराल खिड़कीतरी पहुंचा हुआ था, तभी उसकी हत्या हो गई। इस मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि ससुराल पहुंचे दामाद और इसके मित्रों ने ससुराल वालों पर हमला कर दिया। विवाद बढ़ गया और इसी क्रम में घर में आए दामाद की तेजधार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। जख्मी ससुर को पुलिस अभिरक्षा में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस खिड़कीतरी पहुंचकर घर के अंदर से खून से लथपथ शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज चुकी है। मौके पर पुलिस ने मृतक दामाद की पत्नी और मृतक के ससुर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस हिरासत में ससुर का भागलपुर में इलाज जारी है। हिरासत में ली गई पत्नी और ससुर के बयान के आधार पर ही मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई होने की संभावना है। उधर ससुराल वालों का कहना है कि देर रात अचानक घर में आने के कारण उन्होंने दामाद को चोर समझा और उसे मारने की कोई मंशा नहीं थी। बांका थानाध्यक्ष ने बताया कि इस घटना में पूछताछ के लिए 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं घटना में 3 लोग जख्मी हैं, जिसमें मृतक के ससुर, सास और साली शामिल है। सभी को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है। मृतक शख्स के परिजनों को सूचना दे दी गई है। इसके बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।
अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली बागेश्वर धाम के शास्त्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान देकर तहलका मचा दिया है। दरअसल उनके निशाने पर अब माया नगरी मुंबई है। उन्होंने कहा है कि माया नगरी मुंबई का नाम बदल देना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नया नाम क्या सुझाया और वह क्यों नाम बदलना चाहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में जब से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली तब से देश के कई शहरों का नाम बदला जा चुका है। इनमें इलाहाबाद हो या फिर मुगल सराय हो, इन शहरों का नाम बदलकर प्रयागराज और फिर दीनदयाल उपाध्याय किया जा चुका है। इसके साथ ही कई शहरों के नाम बदलने की अभी भी मांग होती रहती है। लेकिन इसी बीच देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई को लेकर भी अब ये मांग शुरू हो चुकी है और ये बात कहा जा रहा है कि मुंबई का नाम भी बदल दिया जाना चाहिए। ये मांग कोई और नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर अपने धार्मिक प्रचार के लिए मशहूर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने मुंबई में आयोजित अपने दरबार में माया नगरी को माधव नगरी बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो हिंदू विरोधी है वो कभी हिंदू नहीं हो सकता। धीरेन्द्र शास्त्री ने संकल्प लेते हुए कहा कि हमें मुंबई को माधव नगरी बनाना है। उन्होंने लोगों से कहा कि आप सब अपने घरों पर झंडा लगाएं और माया नगरी की जगह माधव नगरी लिखें। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमने पहले सनातन के लिए विचार किया, अब सनातन के लिए प्रचार कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा कि हमने धर्म का जो त्याग करके दूसरे धर्म को अपना रहे हैं वो हिंदू नहीं है, हिंदू विरोधी नहीं हो सकते। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आप अंधविश्वास में बिल्कुल ना पड़े। किसी को प्रमाण देने की हमें जरूरत नहीं है। जिससे परेशानी है वो हमारे पास आए, खुजली हमें नहीं है, जिसे है वो मरहम लगाए। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आके पालघर के साधुओं की हत्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पालघर में जो हुआ वैसा फिर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग बागेश्वर धाम को पाखंड बताते हैं वो मेरे पास आए, उनके एक एक दाग का जवाब देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या सच में मुंबई का नाम बदल दिया जाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट जरूर करें और देश और दुनिया की ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल केबीसी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अगर ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। दुनिया में युद्ध की रणनीति बदल रही है, युद्ध लड़ने के तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में बदलते दौर में युद्ध के तरीके भी बदलना हर देश के लिए बेहद जरूरी है। आज वक्त हो चला है बैलिस्टिक मिसाइलों का, जिसके जरिए एक जगह से हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी भी दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है। क्या है बैलिस्टिक मिसाइल, यह जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि भारत बैलिस्टिक मिसाइलों में कहां ठहरता है।
बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। दुनिया भर में युद्ध की रणनीति और युद्ध की नीति बदल रही है। दुश्मन देशों पर हमला करने के लिए कोई भी देश आसानी के साथ उसे मारना चाहते हैं और इसके लिए एक से बढ़कर एक मिसाइलें तैयार की जा रही है। भारत भी दुनिया में किसी देश से कम नहीं है। भारत भी लगातार अपने हथियार के जखीरे को बढ़ा रहा है, लेकिन इन दिनों जिस मिसाइल की चर्चा हो रही है वो है बैलिस्टिक मिसाइल। हाल ही में उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिससे जापान समेत अमेरिका भी सदमे में आ गए थे और इसका जमकर विरोध किया था। अब सवाल यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है जिसका परीक्षण लगातार उत्तर कोरिया कर रहा है, और अगर बैलिस्टिक मिसाइल बहुत जरूरी है तो भारत के पास कितना है? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको बताएंगे। इसके साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल के कुछ और सवालों को आपको बताते हैं जो बेहद जरूरी है। क्या इसकी मारक इतनी है कि अमेरिका भी इससे डर जाएगा? क्या भारत के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है? और इन तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल उसे कहते हैं जिसका पथ अर्धचंद्राकार या सब ऑर्बिटल होता है। मतलब ये कि जब इसे किसी जगह से छोड़ा जाता है तो ये पहले अपनी जगह से 45 डिग्री के कोण पर पहले ऊपर की तरफ जाती है, फिर ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर आती है। बैलिस्टिक मिसाइल का आकार बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन इससे हवा, पानी या आकाश से कहीं पर भी टारगेट बनाकर दुश्मनों पर हमला किया जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसमें परमाणु बम को भी ले जाया जा सकता है। वहीं भारत की बात करें तो हमारे पास कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है जो जमीन, हवा या पानी कहीं से भी आसानी से दागी जा सकती है। इसमें पहले नंबर पर आता है धनुष मिसाइल। धनुष मिसाइल पृथ्वी 3 का नौसैनिक वर्जन है। इसे सतह से सतह या शिप से शिप पर मार करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया गया है। यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। 350 से 600 किलोमीटर की रेंज में इसकी मारक क्षमता है। वहीं ये 1000 किलो वजनी तक के परमाणु हथियार को भी ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी मिसाइल। भारतीय सेना के पास पृथ्वी के 3 वेरिएंट्स मौजूद हैं और ये सभी एक से बढ़कर एक हैं। ये तीनों भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाले शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी 3 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 350 से 750 किलोमीटर है। ये तीनों मिसाइलें 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम वजनी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और दुश्मन देश को नस्तो नाबूद करने के लिए काफी है। इसके बाद सगारिका K-15, K-4 और K-5 ये तीनों खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो सबमरीन बेस्ड लॉन्च मिसाइल है। K-15 मिसाइल की रेंज सबसे कम है। इसकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर है। ये 9260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है, जिससे दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता है।
वहीं K4 की बात करें तो इसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर है, जबकि K5 की रेंज लगभग 5000 किलोमीटर है। यानी यूरोप के किसी भी देश या अफ्रीका के किसी भी देश में छुपे दुश्मन देश को भारत से ही मार गिराया जा सकता है। अग्नि 5 अग्नि सीरीज मिसाइल। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 3 तक सभी मिसाइलें ऑपरेशनल है और सीमाओं पर तैनात भी हैं, जबकि अग्नि 4 तैनाती के लिए तैयार है और अग्नि 5 की टेस्टिंग की जा रही है। अग्नि 5 की बात करें तो इसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत में अग्नि 6 मिसाइल पर भी काम जारी है। अग्नि मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक है। इसकी सभी मिसाइलें अपने साथ परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। बराक 8 इसे भारत ने इजराइल के साथ मिलकर विकसित किया है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बराक 8 मिसाइल की रेंज 70 से 90 किलोमीटर है। 3 टन वजनी ये मिसाइल 70 किलो वजन के बराबर हथियार ले जाने में सक्षम है। इसी तरह भारत में कम रेंज की मार करने वाली कई बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से लेकर के 5000 किलोमीटर तक की मिसाइलें मौजूद हैं, जो अंतर महाद्वीपीय हैं, यानी भारत में बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर अपने दुश्मनों को निशाना बना सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल KBC न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। माँ दुर्गा की आराधना का त्यौहार नवरात्रि सामने है। ऐसे में इस नवरात्रि आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें कि आपको नवरात्र पर कौन से काम करने चाहिए जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूरी करेंगी। माँ दुर्गा का हमें हर पल सुमिरन करते ही रहना चाहिए, पर नवरात्रि को देवी माँ के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा हेतु अति शुभ मंगलकारी महत्वपूर्ण समय निश्चित ही माना गया है। इसीलिए तो माँ दुर्गा की पूजा के विलक्षण समय काल को कोई भी खोना नहीं चाहेगा, पर विधि विधान की समुचित जानकारी का अभाव नहीं होने से कई बार माँ को प्रसन्न करने की कोशिशें नाकामयाब हो जाती है, न चाहते हुए भी। लेकिन अब हम सारी कमियों को दूर रखते हुए आप पर मां दुर्गा से शीघ्र प्रसन्नता और मनोकामना जल्द पूरी करने के लिए नवरात्र में होने वाले व्रत के सीधे, सटीक और आसान उपाय बताएंगे। जानकारी के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने की महत्ता का ज्ञान सभी को होता है। ऐसे में नवरात्र के 9 दिनों में आप कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मां का स्मरण करते हुए नहाएं और हमेशा पवित्र वस्त्र धारण करें।
इतना ही नहीं, इस नवरात्र के व्रत के दिन गहरे रंग के वस्त्र न धारण करें, यानी कि गहरे नीले या काले वस्त्र न पहने, क्योंकि नवरात्र के 9 दिनों में प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और शास्त्रों में प्रत्येक स्वरूप के लिए एक खास रंग निर्धारित होता है। कुल मिलाकर अगर आप नवरात्र के दिन सभी बातों और नियमों का ध्यान रखते हैं, तभी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसलिए जो भी बातें हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताए हैं, उनका पालन जरूर करें ताकि आपकी पूजा सफल हो सके और मां दुर्गा आप पर अपनी कृपा बरसा सके। आप सभी को केबीसी महापरिवार की ओर से नवरात्र पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्तों से खालिस्तानियों ने रविवार को भारतीय तिरंगे को निकालकर फेंक दिया था। हालांकि अब वहां पहले से भी बड़ा तिरंगा लगाकर खालिस्तानियों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग से तिरंगे को हटाकर खालिस्तान का झंडा लगाने पर भारत सरकार सख्त रवैया अपनाने की तैयारी में है। रविवार को भी भारत में ब्रिटिश राजदूत को तलब किया गया था। वहीं यूके में भी भारतीय उच्चायोग ने शिकायत दर्ज करा दी है। कहा जा रहा है कि भारत की ओर से कार्रवाई की रफ्तार यहां नहीं रुकेगी और देश में रिएक्शन को लेकर उच्च स्तर पर मंथन जारी है। ब्रिटिश सरकार को भी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। खबर है कि उच्च स्तर पर इस बात को लेकर विचार किया जा रहा है कि कैसे ब्रिटिश सरकार को भारतीय सुरक्षा के मामले में ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया जा सके। रविवार को उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शन का मुख्य सूत्रधार अवतार सिंह खांडा को भी माना जा रहा है। खास बात यह है कि अवतार के पिता कुलवंत सिंह खुकराना खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के आतंकी थे, जो गुरमीत सिंह बुखावाला के जरिए फंड पहुंचाते थे। खास बात यह है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार साल 2019 में भारतीय उच्चायोग के बाहर हुई एंटी-सीएए और कश्मीर विरोध प्रदर्शन पर ब्रिटिश व्यवस्था का मुद्दा उठा चुकी है। अब ब्रिटिश सरकार के इस नरम रवैये को भारत और खासतौर से मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ाने के तौर पर देखा गया। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार सबसे ज्यादा परेशान सुरक्षा के मुद्दे पर है। ब्रिटेन में मौजूद सिख चरमपंथियों की ओर से मिल रही धमकियों के बावजूद भारतीय दूतावास और स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है। बाईस मार्च को सिख फॉर जस्टिस ग्रुप की तरफ से किए गए भारत विरोधी प्रदर्शन पर भी ब्रिटिश सरकार का रवैया मोदी सरकार की नजर में है। खास बात यह है कि भारत की ओर से अपने समकक्षों को खुफिया जानकारी साझा कर दी गई थी। इसके बाद भी एसएफजे लगातार सक्रिय है, फंड जुटा रहा है।
भारत की मोदी सरकार की ओर से MI5 समेत कई जगहों पर पहले ही रविवार को होने वाले प्रदर्शन की जानकारी दे दी गई थी। साथ ही इसकी अगुवाई कर रहे नेता के बारे में भी बताया गया था। अब ऐसा लग रहा है कि सिख अलगाववादियों को लेकर ब्रिटेन की मौजूदा सियासी व्यवस्था सहानुभूति रखती है। साथ ही भारतीय सुरक्षा को लेकर भी रवैया ढुलमुल है। अब जिस तरह से भारत में लंदन के स्टाफ को सुरक्षा मिलती है, उसी तरह सरकार ब्रिटेन में भी अपने नागरिकों के लिए बेहतर सुरक्षा चाहती है। रविवार को खालिस्तान समर्थकों ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग से तिरंगा हटा दिया था। हालांकि इसके तुरंत बाद ही भवन पर एक बार फिर शान से भारतीय झंडा लहराया। कहा जा रहा है कि इस बार तिरंगे का आकार भी बढ़ा है। भाजपा प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी जमकर इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है। और अब अंतिम खबर, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। खबर यह भी है कि इस धमकी के बाद सलमान खान ने मुंबई छोड़ दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की टीम को धमकी भरा ईमेल मिला है। ये ईमेल 18 मार्च 2023 को दोपहर करीब 1:46 पर मिला, जिसे सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के मेल पर भेजा गया था। इस मेल पर गोल्डी बराड़ का जिक्र है। एक्टर को धमकी दी कि गोल्डी बराड़ से बात कर लेना, वरना अगली बार झटका ही मिलेगा। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस ने सलमान खान के मैनेजर की शिकायत पर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सलमान खान को मिली इस धमकी को मोहित गर्ग की ID से भेजा गया। इस ईमेल में कहा गया कि गोल्डी भाई यानी गोल्डी बराड़ को बात करनी है तेरे बॉस सलमान से। इंटरव्यू देख ही लिया होगा, उसे शायद नहीं देखा तो बोल दियो देख लेना। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा दियो, फेस टू फेस करना हो तो वो बता दियो। अभी टाइम रहते बता दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। इस ईमेल में कहा गया है कि वो गोल्डी बराड़ की बात एक्टर से करवा दें। सलमान की टीम ने तुरंत ईमेल को लेकर पुलिस से शिकायत की।
एक्टर के मैनेजर की शिकायत पर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 34 और 506(2) के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने एक्टर की सुरक्षा बढ़ा दी है। गैलेक्सी के बाहर पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है और अभिनेता के परिवार ने उन्हें आउटडोर शूटिंग से बचने की सलाह दी है। पुलिस के करीबी सूत्र के मुताबिक धमकी मिलने के बाद अभिनेता के घर के आसपास का माहौल काफी तनावपूर्ण है। सलमान खान के परिवार और उनकी टीम में हर कोई उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इन नई धमकियों ने चीजों को हिला दिया है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि पुलिस ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है और ये सुनिश्चित कर रही है कि उचित सुरक्षा व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि उनकी टीम को अगले कुछ दिनों के लिए किसी भी तरह के ऑन ग्राउंड इवेंट से बचने के लिए कहा है। उनकी एक फिल्म किसी का भाई किसी का जान भी रिलीज होने वाली है और उन्हें उसी के अनुसार किसी भी प्रचार गतिविधियों की योजना बनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।